हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी एंड सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ चल रही है। 2011 का जो सीटेट का एग्ज़ाम पेपर था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ और साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने किया था 2011 का सीटेट का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके सीटेट बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी 2012 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज हम कर रहे हैं पेपर 2012 के कुछ क्वेश्चन जो 2012 में आए थे सीटेट से पेडोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे आपके, आज हम सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आप 1 पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में आप देखिए, विद्यार्थियों से हमें वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बी कि एक रूपता स्तर रखना चाहिए, या किसी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए, या उच्च अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? हम इसमें पूछा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत पे, अगर हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत को फॉलो करना है तब शिक्षक का बताना है कि उसको किसके सीखने द्वारा संबंधित कर सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग बच्चे से, विद्यार्थियों से अगर एक शिक्षक सोचे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार, तो उसे वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। कैसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए? वास्तविक। कैसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए? वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। इसका आंसर है ए। क्यों? क्योंकि अगर वास्तविक अपेक्षाएं रखेगा, जो उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? सुधार करेगा। तभी उसका जो सीखना है, जो उसे सिखा सकता है, उसके सीखने को संपोषित कर सकता है या उसके अधिगम को संबंधित कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षक अभिप्रेरणा के सिद्धांत को फॉलो करेगा एंड अब सीखने की जो उसकी संबंधित क्रियाएं हैं उनको फॉलो करेगा। उनका जो रिज़ल्ट मिलेगा, उस जब रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा उसके बाद सुधार करेगा। उसके बाद सीखने को, उनके विद्यार्थियों के जो अधिगम को संवर्धित या संपोषित करेगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास शुरू होता है। विकास, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मैंने जब आपको डेवलपमेंट में बताया था तो मैंने आपको जो स्टेज पढ़ाई थी, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, तो इसमें विकास की बात की गई थी। तो विकास जो बच्चे का होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? उत्तर वाले अवस्था से होता है, शेष अवस्था से होता है, या पूर्व वाले अवस्था से होता है? तो विकास तो बच्चे का माँ के गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। तो जब माँ के, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको? इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव के 4 महीने पहले ही बच्चे का विकास शुरू होने लगता है। तो माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकास धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो प्रसव के 4 महीने पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी, सेकंड का बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसमें देखिए बहुविध बुद्धि सिद्धांत की बात चल रही है। कौन से सिद्धांत की बात चल रही है? विद बुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ बुद्धि सिद्धांत की बात चल रही है, बुद्धि सिद्धांत। तो अगर हम बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता के बारे में बात कही है। तो इसमें सीधे सीधे ऑप्शन पढ़िए। ए इस तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, या भाषिक बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तो अब बहुबुद्धि किसने दिया है? बहुबुद्धि बहुबुद्धि जो है वो हमारा किसने दिया है? आप बताएंगे किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है ना। तो गिलफोर्ड ने दिया है, या तो इसमें आप सीधे सीधे ऑप्शन से ही पता लग सकते हैं कि क्वेश्चन में ही दे रखा है खनिज और पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों की बात की गई है, पेड़ पौधे मतलब नेचर, तो नेचर मतलब प्राकृतिक बुद्धि। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो थर्ड का बी इज़ करेक्ट, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि
प्राकृतिक पेड़ पौधों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किससे रिलेट कर रहे हैं? प्राकृतिक बुद्धि से। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है एंड बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसने कहा है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा औसत होती है। औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो इसमें 3 तरह के लोग हैं जिनकी व्यक्तियों की बुद्धि की बात की गई है, औसत वालों की, कम बुद्धि वालों की, मंद बुद्धि वालों की, प्रतिभा संपन्न वालों की। ठीक है, तो हमें उन्हें किसके सिद्धांत पर आधारित रखना चाहिए? उनके बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, जो बुद्धि है, मानव बुद्धि का विकास कब होता है? मानव बुद्धि का जो विकास होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। तो मानव बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। जो बहुत बुद्धि, अगर हम बात करें, बहुत जो बुद्धि वाले होते हैं, औसत बुद्धि वाले उनकी बात करें तो औसत बुद्धि वाले क्या करेंगे? समायोजन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समायोजन मतलब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें कि प्रतिभा संपन्न होने वाले और कम व्यक्ति मंद बुद्धि वाले, वो क्या करेंगे? वातावरण और वंशानुक्रम के साथ अपने आप उस चीज़ को, दिशा को दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये कौन से बुद्धि के वितरण को प्रभावित सिद्धांत को दिखा रहा है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है फोर्थ का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अब हम। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, अधिक उम्र के मतलब कि आप मान लीजिए कि क्लास 8 के हैं बच्चे और छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ये 8th क्लास के बच्चे हैं, और ये किसकी? 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास की हेल्प कर रहे हैं, 6th क्लास के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो वो आत्मसम्मान है, उच्च उपलब्धि है, समूह में द्वंद्व है, उच्च नैतिक विकास है, या गहन प्रतियोगिता है। इसमें प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं, नैतिक विकास, उच्च का कोई मतलब नहीं, समूह में द्वंद्व नहीं, द्वंद्व की कोई भावना की बात हो ही नहीं रही है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के साथ सीखने को बिल्कुल प्रभावित ना करे तो यह क्या कहलाएगा? हमने कल पढ़ा था कि जब हम अधिगम पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व का अनुभव होना हमें ज़रूरी है, तो हम आगे अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, नई स्थितियों के ज्ञान को अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछना है कि अगर वो प्रभावित ही नहीं कर रहा है, अगर वो प्रभावित नहीं कर रहा है तो हमारा कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो आंसर क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण, निरपेक्ष स्थानांतरण, या सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक। सकारात्मक की तो कोई बात ही नहीं हो रही, हमने कुछ सीखा और इससे भी हमें ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो ये सकारात्मक भी बात नहीं हो रही। और इससे और नकारात्मक की बात करें तो हमने कुछ सीखा और वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, कुछ हमने उसके अपोजिट हुआ, तो नकारात्मक की भी बात नहीं हो रही, सकारात्मक की बात नहीं हो रही, सीधे सीधे शून्य की बात हो रही है कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक चिंतन का मतलब होता है समस्या का समाधान करना। तो समस्या का हम समाधान कब करेंगे? जब हम क्या करेंगे? मानसिक प्रक्रिया को, प्रोसेस को चलाएंगे। कैसे चलेगी? हम क्या करता है, बच्चा को अगर हम कोई समस्या समाधान करने के लिए देते हैं तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इमेजिनेशन करेगा उस चीज़ के लिए, इमेज बनाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन करेगा, कल्पनाएं बना लेगा, और उसके दिमाग में बहुत सारी सूचनाएं होंगी उस चीज़ को लेकर। ठीक है, उन सब का मिक्सचर होगा। ठीक है, वो उसके संज्ञान में चल रही होंगी। तो वो कैसी प्रक्रिया है? वो एक ऑप्शन है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, भावात्मक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक घटना। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, ये हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा
एक बाल केंद्रीय कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। तो बच्चा जब बाल केंद्रित कक्षा की बात चल रही है तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सामूहिक रूप से भी सीखेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी सीखेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चे दोनों तरीके से सीखेंगे, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक दोनों रूप से। तो ऑप्शन ए, एट्थ का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पियाजे के अधिगम के क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के, अगर हम पियाजे की बात करें, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उसके संज्ञान संरचना को संबोधित किया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण कहलाती है, समावेशन, समायोजन या स्कीमा? इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी में। पियाजे ने इसको जो बोला है, हमारा जो स्कीमा होता है उसमें एक सूचनाओं का भंडार हो जाता है। जब सूचनाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक क्या कहलाता है, स्कीमा। तो बच्चों को एक बच्चे को हम कोई सूचना दे रहे हैं तो वो सूचना को इकट्ठा कर लेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, उसके मानसिक प्रोसेस में चलेगी वो। तो जैसी वो चीज़ उसे दोबारा दिखेगी तो वो उस टॉपिक को बोलेगा कि हाँ मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, क्योंकि उसके स्कीमा में इस चीज़ की नॉलेज का भंडार हो चुका है। तो पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है, स्कीमा। तो 9 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 10th। 10th क्वेश्चन है, एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि उसका जो एक विषय क्षेत्र है और उससे प्राप्त जो उसे ज्ञान हुआ है वो दूसरे विषय क्षेत्र में जोड़ सके उस ज्ञान को। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है? एक शिक्षिका है, वो अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विषय क्षेत्र से दूसरे विषय क्षेत्र में उसके ज्ञान को जोड़ सके। तो वो क्या करिए, ज्ञान को एक विषय से दूसरे विषय के साथ, जो उस एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से जोड़ रही है। तो पुनर्बलन है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ज्ञान का सहसंबंध अंतरण है या शिक्षार्थी स्वायत्तता है? तो इसका आंसर होगा बी इज करेक्ट, क्योंकि वो एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ रही है। तो ज्ञान का क्या कर रही है, वो सहसंबंध कर रही है, कोरिलेशन कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, तो 10th का क्या है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? सृजनात्मकता मैंने अभी बताया ना, चिंतन करना। तो चिंतन, कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? अभिसारी जो चिंतन होता है वो एक तरह से नॉलेज को एक जैसे बॉक्स में बंद करना है ना, अभी एक बंद बॉक्स की जानकारी लेना। लेकिन जो अनुकरण, सृजनात्मकता, हम किसी चीज़ का अनुकरण, मतलब किसी चीज़ की कोई ज्ञान लिया हमने, उसकी नकल नहीं करना है। नकल से कोई मतलब नहीं होता। बच्चा अगर किसी की कॉपी से कॉपी कर रहा है तो वो कोई सृजनात्मकता नहीं है। मॉडलिंग या अभी सारी चिंतन नहीं, ये भी नहीं है। ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी ना, इसमें ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम डी की बात करें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि अब सारी चिंतन में क्या होगा, सभी प्रकार की बहुबुद्धि की, इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है सभी बहुविध चिंतन आएंगे, सभी प्रकार की बच्चा कल्पनाएं करेगा और जो ज्ञान का प्रसार जो उसके दिमाग में होगा वो फैलता हो। आप देख रहे हैं ना कि ज्ञान ज्ञान जो है उसके दिमाग में इस तरीके से होगा उसका। अब सारी चिंतन में मतलब डाइवर्जेंट, तो उसके दिमाग में डाइवर्जेंट थिंकिंग चलेगी। सृजनात्मक या आउट ऑफ बॉक्स, इसे हम आउट ऑफ बॉक्स भी कह सकते हैं। नॉलेज जो लेता है वो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स। तो वो जो नॉलेज लेगा वो आउट ऑफ बॉक्स लेगा, उसमें बहुत सारी नॉलेज का भंडार है। तो अभी सारी चिंतन, तो 11 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है और वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश से अभिप्रेरित है। व्यक्ति का आंतरिक और अनुभाविक भाई, तो वो कौन से रूप से, बस उसे क्या लेना, उत्तीर्ण होना है और एडमिशन लेना है। तो ये तो उसका भाई अभिप्रेरित है, तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है, वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो हम 12th का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार का करना पक्ष में किस पक्ष में आएगा? व्यवहार का कॉग्निटिव, मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, भावात्मक। तो ये आएगा संज्ञान में, कॉग्निटिव है गति में, क्योंकि इसमें शारीरिक गतिविधियाँ आएंगी, शारीरिक संचालन आएगा। ठीक है, शारीरिक संचालन हो गया, शारीरिक क्रियाएँ आएंगी। तो इसमें शारीरिक क्रिया आएगी, तो जितनी भी गतिक होगी, गतिक से रिलेटेड जितना भी आएगा वो व्यवहार का करना पक्ष में आएगा। तो 13 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान और कला की बात चल रही है। विज्ञान, कला और प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। तो विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है।
शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विद्यार्थियों के विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना या विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। नहीं, तो सी और डी तो आप काट सकते हैं। सी और डी तो इसे ऑप्शन से हटाएं आप। तो सी और डी हट गए, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, सी और डी हट गए, ए और बी में करेंगे हम कि इसमें बोला क्या है। संगीत और नृत्य प्रस्तुति, अब जब विद्यार्थियों विज्ञान और कला प्रदर्शनी और संगीत नृत्य प्रस्तुति, ठीक है, ये सब हो रहा है, तो वो क्यों करा जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रशिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न व्यवसायों से कोई मतलब नहीं है। हमें बच्चों को क्या देना है, एक मार्ग देना है। कैसा मार्ग देना है, सृजनात्मक मार्ग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 14 का ए इज़ राइट करेक्ट है। तो हम 14 के ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए हमारा क्या लिखा है 15 में हमारा है, एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना, भूमिका निर्वाह, ठीक है। और यह किस आयाम को उजागर करता है। तो सामूहिक चर्चा मतलब बच्चों को एक साथ एक बिठाती है, उनको उनके साथ सामूहिक चर्चा में करती है, या उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट देती है कि बच्चे सब एक ग्रुप में काम करें, या एक रोल दे देती है, भूमिका रोल, ठीक है, कि सब बच्चे एक एक रोल अदा करें। तो ये कैसी गतिविधि है, ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है, मनोरंजन द्वारा अधिगम है, भाषा निर्देशित अधिगम है, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम है। ये अधिगम है, बच्चे को क्या दे रहे हैं, हम समूह में बिठा रहे हैं। तो समूह से रिलेटेड मतलब सामाजिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो आज हम करें 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे 16 से कल। तो आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।